I have come from Chandigarh just to meet you all. Thank you. My lecture is over. So, now what I want to tell, I am Unicorn CEO, life coach, motivational speaker in हेलो दोस्तों, वंडर टिस्ट चैनल के चाहने वालों, आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट होने वाला है। क्या आप सभी तैयार हैं इसके लिए? अगर तैयार हैं तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये शानदार यात्रा आपकी पर्यावरण को लेकर होने वाली है। और पर्यावरण के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद, जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाए। और आज इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, और जहां आपको लगे तो वहां हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो आज मैं आपके सामने अपने चैनल पर स्वागत कर रहा हूं मिस्टर संजय राणा जी का, जो कि बहुत अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट हैं। यस संजय राणा जी, पर्यावरण के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, तो वेलकम आपका मेरे सभी दर्शकों की ओर। और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ये पॉडकास्ट जाने वाला है। तो आप प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, और फिर आगे हम पॉडकास्ट का जो है कार्यक्रम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर से। बोलिए सर। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राइट। मेरा नाम संजय राणा है और मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत में बड़ौत एक जगह है, वहाँ मैं रहता हूँ। और यहीं पास में ही मेरा गांव है, 25-26 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ मैं पैदा हुआ। राइट। और 91 से लेके और 2019 तक मैंने दिल्ली पुलिस में जॉब किया और अब पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको मैं बता दूं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना कीमती है। इसकी कीमत तब पता चलती है जब आईसीयू में कोई जानने वाला होता है और एक एक सिलेंडर की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। आज एयर का पोल्यूशन और पर्यावरण की वजह से जो मिलता है, उसमें कुछ हमारी ना जाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो मैं इसके एक्सपर्ट से अब वन बाय वन क्वेश्चंस पूछूंगा, और अब हम शुरू करते हैं। यस संजय जी, तो पहला पॉइंट है मेरा, व्यवहार परिवर्तन को आप हर समस्या का समाधान क्यों मानते हैं? देखिए, बिहेवियर चेंज एक ऐसा शब्द है कि बिहेवियर हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसकी आदतें। और आदतें दो तरीके से बदलती हैं शुद्ध रूप से। अगर आप इसका साइंटिफिक मेथड देखें, आदमी रिग्रेट कब करता है? रिग्रेट तब करता है जब वो कहता है, ओह मुझे अगर ये जानकारी होती तो शायद मैं ये काम नहीं करता। राइट। दूसरा, जान पूछ के अगर गलती करता है तो वो रिग्रेट में नहीं आता, वो फिर ऑफेंस में आता है। वेरी राइट। हमारी और आपकी पीढ़ी के साथ ये हुआ है वीरेंद्र जी कि हम और आप जिस पीढ़ी के लोग हैं, हमने 90 से पहले का भारत भी देखा है और 90 के बाद का भी भारत देखा है। राइट। 90 से पहले का मतलब जहां हमारे बड़े बुजुर्गों की एक विरासत चलती थी, प्रेम चलता था, भाईचारा चलता था, गांव में सब लोग इकट्ठा रहते थे, सब लोग इकट्ठा मिलजुल के काम करते थे, जिसको हम कम्युनिटी शेयरिंग बोलते हैं आज पढ़ी लिखी भाषा में। राइट। और आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि उन लोगों ने कोई कम्युनिटी शेयरिंग शब्द नहीं पढ़ा था। राइट। वो तो बेचारे अनपढ़ थे, यस। लेकिन उनमें संस्कार थे। संस्कार। उन्होंने हर चीज को देवता के रूप में देखा है। उन्होंने धरती को माँ के रूप में देखा है, उन्होंने सूर्य को देवता के रूप में देखा है, उन्होंने वायु को देवता माना है, उन्होंने जल को देवता माना है। तो वो पीढ़ी थी कि जो अनपढ़ होते हुए, अक्षर ज्ञान में कम होते हुए, लेकिन वो व्यवहारिक ज्ञान में बहुत ज्यादा थी। अब आपने जो कहा कि व्यवहार परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ी, अब हम मोटी मोटी किताबें तो पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हम शून्य कर चुके हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि आपके या मैं, अगर मैं कहूँ मेरे भारत में, जहाँ हम जल को देवता मान के आह्वान करते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए, यज्ञ में,
आज हम उसी का 1 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार बना चुके हैं। राइट, राइट, बिल्कुल। और मैं तो इसमें ये भी तो बताना चाहूंगा, क्या नाम है संजय जी, कि जो आपने देखा ना मेरे नाम के पीछे लगा हुआ है यूनिकॉर्न सीईओ VK चौधरी। यूनिकॉर्न का मतलब, मेरे से लोगों ने पूछा कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, तो मैंने बताया कि एवरीबॉडी इज यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब वो जो घोड़ा जिसमें कि वो एरियल लगा होता है और थिंकिंग पॉजिटिव होती है। रीजन क्या है, हम 5 आइटम्स के, 5 तत्वों के पुतले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मदर अर्थ, फिर वायु, फिर ये मतलब जल, वायु, उसके बाद में फायर, और देन स्काई। स्काई इज द लिमिट। और इसके अंदर जब ग्रीनरी का वातावरण होता है, इसमें से एक भी चीज हमारे साथ ना हो, तो हम शून्य प्राय हैं। हमें जमीन पर लिटा दिया जाता है और हम चल देते हैं दूसरी यात्रा के लिए। तो इतना जरूरी है ये। और जब इस लैंड में बैठ के यूनिकॉर्न की आदमी सोचता है, तो उसका पॉजिटिव सोच इतनी जबरदस्त हो जाती है कि नेगेटिव चीजें उसके आसपास ही नहीं रहती। यस प्लीज, आप बोलिए। अब आपके दर्शकों को जरा मैं एक दूसरा भगवान दिखा देता हूँ। आपने जिन 5 तत्वों की बात की है, राइट, उसमें भगवान में कितने शब्द हैं इस अक्षर में? भय, गे, वे, आ, ने। राइट, तो भय से भूमि, राइट, गे से गगन, वैसे वायु, राइट, आ से अग्नि, वेरी और गुड, ने से नीर। बिल्कुल, लेकिन बहुत वेरी गुड, ले, वंडरफुल। लेकिन भगवान भगवान को हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, यस। जबकि जबकि भगवान तो साक्षात यही है। यस, घट घट और में। वीरेंद्र जी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भगवान दूषित होते जा रहे हैं। राइट, मेरा भगवान मंदिर में नहीं रहता। राइट, मेरा भगवान वही है, भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, जैसे नीर। राइट, राइट, लेकिन बिल्कुल। उसके उसके दूषित होने का कारण क्या है? उसके दूषित होने का कारण ये है कि हमारे जीवन में जो 10वें नंबर पे जिसका महत्व होना चाहिए था, हमने उसकी शून्य हटा के उसको पहले पे ले दिया है। अब प्रश्न ये आता है कि 9 क्या होने चाहिए? राइट, तो अब 9 आप गिन लीजिए जरा उंगलियों पे। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये वो 5 तत्व हैं जिनसे जीवन बना है, जो जीवन चलाते हैं। जो आप रहे ना रहे, हमारी सभ्यताएं रहे ना रहे, लेकिन ये सत्य है, ये रहेंगे। राइट, और अगर अगर ये रहेंगे तो जीवन आना स्वाभाविक है। राइट, और जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए आपको? स्वास्थ्य, बिल्कुल। हेल्थ। अब हेल्थ के बाद फिर क्या आता है अगला? संस्कार। राइट, संस्कार के बाद 9वां क्या आता है? शिक्षा। वेरी गुड, अब बिल्कुल। शिक्षा के बाद क्या आता है अगला? धन, लक्ष्मी। लक्ष्मी। अब हमने उसकी शून्य हटा दी, हमने लक्ष्मी को प्रायोरिटी पे ले दिया जीवन में। राइट, और यही कारण है कि आपने कोरोना काल में सारे विश्व ने भारत में वायु को बिकते देखा है, ब्लैक में, ऑक्सीजन को। जबरदस्त, कितनी किल्लत हुई इस थी। तो वो किल्लत जो हुई थी, उसके पैसे बनाए ना। राइट, राइट, और जब से इस प्रकृति का धंधा होना शुरू हुआ है, तब से इस प्रकृति का सर्वनाश होना शुरू हुआ है। क्योंकि हम एक पढ़ी लिखी पीढ़ी, सो कॉल्ड पढ़ी लिखी पीढ़ी आ चुके हैं, जो मोटी मोटी हम किताबें पढ़ते हैं। आप कोई भी उदाहरण उठा के देख लीजिए, आपको विज्ञान के माध्यम से प्रकृति के दोहन का उदाहरण मिलेगा। प्रकृति के पोषण का उदाहरण नहीं मिलेगा। राइट, बिल्कुल सही। तो हम जो किताबें पढ़ते हैं वो दोहन की पढ़ते हैं, हम उसको एक्सटोर्शन करते हैं, उससे खींचते हैं, उससे लेते हैं। राइट, और यही व्यवहार परिवर्तन है, यही सोचने का नजरिया है कि हम जिससे जीते हैं, इसके प्रति सोचना शुरू करें। यही बिहेवियर चेंज है। राइट, इसी के लिए हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तो बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। एक, मैं आपके उसमें प्रोफाइल में भी देख रहा था, 450 किलोमीटर और 150 किलोमीटर की पर्यावरण पद यात्रा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था और कब किया देखिए, था?
देखिए, आप किसी भी काम को अगर करना शुरू करेंगे तो पहले उसकी गहराई में जाएंगे। राइट। तो जब जब ये प्रकृति संस्कार नौकरी के दौरान अंदर जागा, इसके पीछे की भी एक कहानी है छोटी सी। और कहानी ये है कि 2009 8-9 की बात रही होगी, मेरी बिटिया 8-9 साल की थी। तो बड़ोस से दिल्ली एक रेल चलती है, और चलती है। और उस रेल में हम दोनों बाप बेटी थी, हमें मेरी मिसेज भी थी। तो जैसे ही वो दिल्ली में जाके रुकी यमुना के पुल पे, तो उसने पूछा कि पापा ये क्या है। तो मैंने कहा कि बेटा ये यमुना है। तो उसने कहा माँ यमुना, क्योंकि हम घरों में नदियों को माँ बताते सिखाते हैं बच्चों को। यस। तो तो मैंने कहा हाँ माँ यमुना। तो उसने कहा इतनी गंदी? माँ तो कभी इतनी गंदी नहीं होती। तो वो वीरेंद्र जी, वो जो सवाल था बेटी का, बाल मन का जो सवाल था, उसने एक ऐसा अंदर तक झकझोर दिया कि काश मरते समय अगर इन बच्चों ने पूछ लिया कि तुम्हारे माँ बाप विरासत के तौर पे तुम्हें साफ हवा दे के गए, साफ नदियां दे के गए, साफ नहरें दे के गए, साफ तालाब दे के गए, साफ धरती दे के गए, हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? तो हम कहेंगे रिजर्व बैंक भर के दे के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विपत्ति विपत्ति के समय जिससे जिससे एक सिलेंडर ऑक्सीजन भी नहीं खरीदी जाती। राइट राइट। तो वहां से ये सब चीजें होनी शुरू हुई कि नहीं, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, किसी का ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा इसके लिए। राइट। तो जो हमारी विरासतें हैं, हमारे पंच तत्व हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी जो बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं, वो विरासतें हैं। लेकिन आजकल समाज ने परिवार भी छोड़ दिया, आजकल समाज ने पंच तत्व भी छोड़ दिए। आजकल समाज सिर्फ और सिर्फ अगर तोलता है तो पैसे से तोलता राइट राइट। है। बिल्कुल अब वो पैसा चाहे किसी भी तरीके से कमाओ। ठीक बात है। तो ये 450 किलोमीटर और 150 मीटर की ओर, और हमें तो कहा ये चार हाँ, दर्शकों ये को भी। 450 और 150 किलोमीटर की जो ये यात्रा रही है, ये हमने गंगोत्री से की थी, माँ गंगा को समझने के लिए, इस प्रकृति को समझने के लिए कि जिन पंच तत्वों से जीवन चलता है, जरा इसको समझा तो जाए पहले। अब हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम गूगल से और किताबों से पढ़ के जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान नहीं होता जो धरातल का ज्ञान होता है, जो आपको जमीन पे काम करके ज्ञान मिलता है। तो ये इसलिए 2 बार हमने यात्रा की। एक बार हमने गंगोत्री से और इसको मेरठ तक किया, और एक बार हमने वो गंगोत्री से और हरिद्वार तक। तो 2 बार इसको यात्रा करके इसको समझा कि हमारे लिए हिमालय क्यों जरूरी है, हमारे लिए शिवालिक क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए नदियां कैसे बनती हैं, किस तरीके से नदियां बनती हैं, किस तरह की नदियां होती है, ये सब जानने के लिए ही आते हैं। बहुत बढ़िया। और इसमें मैं आपको याद दिला दूं, अपने सारे व्यूअर्स को भी और राणा जी आपको भी, कि 1991 में हम करीब 20 आदमियों का, 25 आदमियों का ग्रुप था। भीलवाड़ा से, राजस्थान से मैं सर्विस करता था, वहां से पूरी टीम गई थी। और आज भी मेरे जहन में वो पैदल यात्रा चारों धाम की मेरे मन में है। और बच्चों को हमने बग्गी पे लगाया, हम खुद चले, और क्या सुंदर वातावरण था, मुकाबला ही नहीं। और उस टाइम पानी की बोतल तो हमने देखी ही नहीं थी। ये जो पानी की आजकल प्लास्टिक की बोतलें चल रही हैं, ये नहीं थी, अपनी बोतलें लेकर चलते थे। काश उस टाइम ये मोबाइल और कैमरेज होते, वो नहीं थे 91 में उस तरह से इतने प्रचलित, जो आज की तारीख में मोबाइल में भी है, मोबाइल भी नहीं थे। लेकिन वो सीन अब दोबारा मेरा मन करता है कि एक दिन जाना है, क्योंकि उस टाइम की सुंदरता मेरे मन मन में, केदारनाथ, बद्रीधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, क्या साफ पानी था, क्या वातावरण था। और उसके बाद डेफिनेटली हर जगह चेंजेस आए हैं, जितने भी हिल स्टेशंस पर जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट। अब आप यस। अब आप निराश हो गए। अब आप निराश हो गए, जिस पिक्चर को लेके आप जाना चाहते हैं, और वो पिक्चर आपको नहीं मिलेगी देखने। ओके। राइट राइट। और फिर क्योंकि अभी हमने गंगा मैया में भी क्योंकि देखा हमने, आरती देखी, कितना शुद्ध पानी था, मतलब जबरदस्त। चारों तरफ केदारनाथ में पहाड़ों पर बर्फ थी, बरसात भी हुई थी उस टाइम। वो सीन आज भी मेरे मानस पटल पर
वैसे ही है। अब आपके जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी हमारे धाम हैं, उन धामों से जो निकलने वाला वेस्ट वाटर है वो सारा का सारा सीधा नदियों में डाला जाता है। ओहो, ओके, राइट राइट। आपके गंगोत्री से ही 100 MLD पर डे निकलता है वेस्ट वाटर, तो वो कहाँ जाएगा? वो भागीरथी में जाएगा। और जबकि ये देखिए, हाँ, हमारी संस्कृति में गंगा जी के पानी को, यमुना जी के पानी को हम घर में संजो कर रखते हैं। गंगा के पानी को तो हर काम में यूज करते हैं, और आज वो पानी इतना दूषित हो जाए तो ये थोड़ा सोचने की बात है। जो सभी, मैं तो कहूँगा, एनवायरनमेंट को जानने वाले, चाहने वाले, हर एक का इसमें कंट्रीब्यूशन है कि हम कहाँ बेटर कर सकते हैं। यस प्लीज। अ, अभी हमने एक हिमालय और शिवालिक श्रृंखलाओं में एक हमने स्टडी टूर किया था, ये जानने के लिए कि इसके पीछे का सच क्या है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बूढ़ा केदार, इन सब में अब से 10 साल 15 साल पहले 17 18 18 फीट बर्फ पड़ा करती थी। ओके। और अब की बार पता है कितनी है? मात्र 2.5 फीट। ओहो। हर्षिल, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं भारत का, जिसकी सुंदरता को देख के हमारे फिल्म शो राज कपूर जी ने राम तेरी गंगा मैली बनाई थी, वहां पे 36 डिग्री टेम्परेचर काउंट किया गया है। पंखे चलने शुरू हुए हैं। आप इससे ज्यादा और क्या त्रासदी लेंगे कि दिल्ली अगर 50 डिग्री है तो हर्षिल 36 डिग्री है। जो कि पहले कितना था? पहले करीब 30 डिग्री। नहीं जी, 30 तो उन्होंने जिंदगी में देखा ही नहीं, तो 20 से ऊपर कभी गए नहीं है। ओहो, राइट राइट राइट। ठीक क्योंकि ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। है। आपकी आज जो दिल्ली वाले लड़ाई लड़ते हैं कि हमारे लिए पानी नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा जब उनके जहां से बंदर कुछ उसमें पानी ही नहीं है। राइट राइट राइट। ठीक है, तो इसी संदर्भ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, कि क्वेश्चन ज्यादा हैं। मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को, सबको आज एक निचोड़ मिल जाए पहली विजिट में आपकी, इतना ज्ञान है। तो आपने एक बताया कि छत पर खेती के जरिए रासायनिक मुक्त जीवन शैली को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं हम। ये मजबूरी है जी, सीधी सी बात। हम्म, वरना हम सब एक किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, राइट। और हमारी बैकग्राउंड सब किसानी परिवार से है। बिल्कुल। लेकिन हमने करना छोड़ दिया है। किसके नाम पे? ये कह के कि जी पशु नहीं छोड़ते, जंगली पशु नहीं छोड़ते खेती को, या लोग नहीं छोड़ते, तो हम कायदे में मक्कार हो गए हैं। बिगड़े हुए जो एक बिगड़ी हुई औलाद होती है ना, जो, यस। तो उस किस्म की हम औलाद हो चुके हैं। हम्म, ये छत पे खेती करना तो एक मजबूरी है कि जिसके पास नहीं है कॉन्सेप्ट, तो वो अपने घर पे एक स्ट्रक्चर बना के अपने लायक, क्योंकि अपने लायक इन द सेंस, अब तो हर घर में 2 आदमी 3 आदमी का परिवार है। आपका और हमारा समय तो गया, वो 15 15 16 परिवारों का परिवार, आदमियों का परिवार होता था। अब तो परिवार की जो डेफिनेशन है आज के समय में, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये डेफिनेशन है। पहले परिवार की डेफिनेशन हुआ करती थी हमारा परिवार पूरा, जिसमें चाचा ताऊ सब हुआ करते थे। तो 3 आदमियों के हिसाब से आपकी जो स्ट्रक्चर है, आपका जो घर है, उसकी छत पे आप एक हल्का सा स्ट्रक्चर बना के अपने अपनी लायक सब्जी उगा सकते हैं। और मैं उगाता हूँ, पिछले 7 साल से उगा रहा हूँ। उसकी कुछ फोटोज देना, जो हम अपने इसमें इसी में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। क्लिप्स को मैं लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम पे। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल और ये मैंने देखा है कई बिल्कुल। बहुत अच्छे फेसबुक पर इधर उधर, और इवन हमने भी गमलों में, मतलब जिस तरह से लौकी लगाना, और छोटे वाले जिस तरह, क्या कहना चाहिए, नींबू के पेड़, ऐसे मैंने अपनी छत पर लगा रखे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जो किसान परिवार से हैं, उनके लिए तो एम्पल स्पेस है, दे शुड डू इट लाइक दैट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आओ नदियों को जाने कार्यक्रम ने समाज और विशेषकर छात्रों पर क्या प्रभाव डाला है? क्या इसमें बच्चों की सोच में कोई बदलाव दिखाई दिया, जो आप इतना प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास कई सालों से?
देखिए, आओ नदियों को जाने की जो उपज है वो उस बेटी के सवाल से है। वेरी उस गुड। बेटी ने कहा कि माँ गंगा, माँ यमुना इतनी गंदी क्यों? राइट। तो जब इसके ऊपर एक शोध किया गया, पूरा रिसर्च की गई कि आखिर क्या कारण है कि हमारी नदियां दूषित होती जा रही, तो उसमें जो सबसे बड़ा कारण पाया वो ये पाया कि हमारा समाज नदियों से हट गया, राइट। दूर चला गया। नदियों को अब माँ कहते तो हैं शब्दों में, लेकिन हमने उसको एक मैला ढोने वाली नदी बना दिया है। राइट। आपको इससे बड़ा और ताज्जुब क्या होगा, जिस देश में हम नदियों को माँ कहते हैं उस देश की 100% नदियां पॉल्यूटेड हैं। और एक देश है न्यूजीलैंड, छोटा सा, जो माँ नहीं मानता अपनी नदियों को, लेकिन उसने अपनी नदियों को वो अधिकार दिए हुए हैं जो ह्यूमन के पास है, मानव के पास है। राइट। तो इससे बड़ी और विडंबना क्या होगी? तो ये सब सोचते हुए दूसरा एक और रिसर्च की गई, काफी गहनता से सोचा गया। वीरेंद्र जी, आपका गांव और मेरे जहां मैं रहता हूं उसके बीच में 33 किलोमीटर का फर्क है। राइट। और गंगा यमुना के बीच में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो गंगा यमुना के हैं ही नहीं। वो राइट। पीढ़ी दर पीढ़ी, वो 20 पीढ़ी पहले, कोई 21 पीढ़ी पहले, कोई 10 पीढ़ी पहले, वो सब के सब माइग्रेट होके आए। माइग्रेट हो गए हैं, बिल्कुल। और कहाँ से होके आए हैं? अब आप कहोगे हरियाणा से। हाँ। नहीं, वो हरियाणा से नहीं आए। एक हम्म। माइग्रेशन चला था 2,500 से 3,000 साल के बीच में राजस्थान से। ओके। राइट। राजस्थान से लोग उठ के चले थे पानी की तलाश में। हम्म। और वो पानी की तलाश में चलते चलते कोई मध्य प्रदेश रुका, कोई हरियाणा रुका, कुछ, और उनमें से कुछ लोग आपके गंगा यमुना के बीच में आए। राइट। और गंगा यमुना के का दोआब जो है, उसने इतने प्यार से उन लोगों को शरण दी, अपना मान के शरण दी। राइट। लेकिन शायद उस गंगा यमुना के दोआब को ये जानकारी नहीं थी कि एक 20-25 पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी है, एक नालायक पीढ़ी ऐसी आएगी जो तेरा वो हश्र करेगी कि तू सिसकेगी। राइट। अब वीरेंद्र जी, इसके पीछे भी एक सच है। आपका जो गांव है करनावल, वो एक एक पति पत्नी का बसाया हुआ होगा, या दो का होगा ज्यादा से ज्यादा, या तीन का होगा। राइट। और वो दो या तीन परिवारों से वो 9,000 10,000 तक पहुंचे। राइट। और उन 2-3 लोगों को बसाने के लिए, जगह देने के लिए करनावल ने दिल खोल के जगह दी उनको। राइट। और जब माइग्रेशन 9-10 हजार का होगा तो वो कहाँ जाएंगे? कौन कौन उनको जगह देगा? बिल्कुल। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो पीढ़ियां अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर सकती, उनका हश्र सिंधु और जितनी भी हमारी सभ्यताएं विलुप्त हुई है उन जैसा होता है। राइट। और हमारी सभ्यता ने शुरू कर दिया होगा, कदम उठाने शुरू कर दिया। राइट। अब आप देखते होंगे कि बाप के सामने बेटा जा रहा है। राइट। इससे इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि बाप को कंधा देना पड़े अपने बेटे को। अब 18 साल, 20 साल, 25 साल, कोई उम्र नहीं है, वो हार्ट अटैक से जा रहा है, कोई कैंसर से जा रहा है, कोई किस से जा रहा है। किसकी गलती है ये? कोई पाकिस्तान से तो गलती करने नहीं आया, ये तो हमने गलती की है। हमारी गलती है, बिल्कुल सही बात है। तो जो समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका पतन होता है। राइट। और यही बिहेवियर चेंज के लिए हम हर साल 10,000 बच्चों को समझाते हैं कि भाई पैसा तो आ जाएगा, पैसे के बिना काम चल जाएगा, लेकिन इन पंच तत्वों के बिना काम नहीं चलेगा। यस, बहुत अच्छी बात। लेकिन सब यू आर डूइंग ए वंडरफुल एफर्ट। और मैं बता दूं सर, इसमें सबसे पहले हेल्थ बढ़िया हो जाए, अपने संस्कार बढ़िया हो जाए, रहन सहन बढ़िया हो जाए। आज मेरे दोस्तों, मेरे सभी व्यूअर्स को मैं एक बार आगाह कर देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमें कई बार लगता है कि हम
अपने आप में सर्वे सर्वाएं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये टॉपिक भी आपको हो सकता है आज थोड़ा सा बोरियत वाला लगे, लेकिन मैं बता दूं इतिहास ये बोरियत वाली चीज ही रखेगी करेगी, क्योंकि यहीं से आपकी असली पैदाइश शुरू होती है। अगर हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपने देखा है कोविड के अंदर एक एक सिलेंडर की क्या कीमत रही, और कितने लोगों की जानें सिर्फ जनरेटर बंद होने से, ये मतलब पूरी एयर ना मिलने से हुई। तो हम इसमें मैं बता दूं आपको आदरणीय अपने राणा जी कि मैंने करीब पिछले 2010 से 5 पेड़ मैंने और 5 पेड़ वाइफ ने हर साल लगा रहे हैं, और ये कॉन्टिन्यूस है। इसके साथ साथ करीब करीब 70-80 पेड़ मेरी गैलरी में रहते हैं फ्लैट की, जो आदत है, और हम अपनी कॉलोनी में इधर उधर लोगों को उत्साहित करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करें। लेकिन ये सिर्फ 2 4 10 हज़ार 2 हज़ार से करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम ही अपने को लाना पड़ेगा जिसमें कि सभी ये लगाएं। तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आज एक ज्वलंत इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। और दर्शकों से मेरी गुजारिश है बार बार, इस पॉडकास्ट को जब आप देखें कमेंट्स की बाढ़ आ जानी चाहिए, और इस वीडियो को इतना वायरल करना है, इतना वायरल करना है कि आप इसे मन से सोच के चलें कि हम कैसे बेस्ट करें। आप मैं कहता हूं कई बार अपनी स्पीचेज में भी, मोटिवेशनल स्पीकिंग में भी, क्या आप नेचर के नज़दीक हैं? नज़दीक नेचर के अगर नहीं हैं तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि नेचर से ही हम पैदा हुए हैं, समझ लो सब कुछ वहीं से मिला है। ये करते हुए हमें आगे ध्यान रखना है, और एक एक चीज को आप बने रहिए यहाँ पर। मैं यूनिकॉर्न सीईओ, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एक बहुत ही शानदार पर्यावरण के ज्ञाता के साथ आपकी भेंट करवा रहा हूँ दोस्तों। और आपके क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जो भी आप क्वेश्चंस देंगे हम दोनों मिलकर उसका जवाब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको देंगे। आप अपनी जो भी मतलब मन की भावनाएं उसको एक्सप्रेस करिए, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। तो प्यारे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, इस वंडर टिप्स के फॉलोअर्स, और ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब इसको 3 साढ़े 3 करोड़ लोग देखेंगे। And I tell you, you may face little bit language problem because we are speaking for mainly Hindi people, although in between we will be trying, but with translation I think this problem can be solved, or next time we'll be doing only on English, no problem. So all my dear friends, just welcome everything, because this episode is going to change your life's perspective, how we can do wonderful with our 2 hands. If 5 plants every day we start, not every day, every year, 5, 10, and so many years you will live. You just see your children also will do. If suppose there is a family of 20 people, 20 to 500 trees will be planted by one family. And we have seen कुंभ के मेले में क्या भीड़ थी। अगर हर आदमी इंसान इस तरह से सोच ले कि मुझे 5 पेड़ लगाने हैं, तो हिंदुस्तान क्या कहीं स्विट्जरलैंड से कम होने वाला है? क्या चीज नहीं है हमारे यहाँ, हर चीज अवेलेबल है। तो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, हम इसको अपने मोशन को उसी तरह बनाकर रखते हैं। संजय जी के साथ आज ये सौभाग्य मिला है हमें। तो संजय जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आओ नदियों को जाने और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में समाज और विशेषकर छात्रों पर क्या प्रभाव डाला है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। कितने बच्चों को आप इसके बारे में बता चुके हैं, पेड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, वो आपका क्या है मिशन, कैसे आप इसको जुझारूपन से लेकर चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताइए मेरे दर्शकों को। इसमें वीरेंद्र जी
हम 4 फेज में कार्यक्रम करते हैं। पहले फेज में तो जिस भी विषय पे हम बात करना चाहते हैं, वो नदियों के ऊपर हो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो, प्रकृति के ऊपर हो, जिस भी विषय पे हम बात करना चाहते हैं, तो जिस स्टूडेंट से हम बात करने जा रहे हैं तो उनका नॉलेज लेवल क्या है, वो हम पहले डेटा उठाते हैं, प्राइमरी डेटा। उसके बाद 2 बार में उनसे इंटरेक्शन होता है, वन साइडेड स्पीच नहीं होता हमारे यहाँ कोई। राइट। उनको साइंस को और उनकी नॉलेज को जोड़ा जाता है, उनके जो डेली रूटीन की जिंदगी है उसको और विज्ञान को और प्रकृति को जोड़ा जाता है आपस में। फिर चौथे टाइम में फिर हम उनसे डेटा उठाते हैं और ये देखते हैं कि कितना उसमें उनकी नॉलेज में एक अपग्रेड हुआ है। और अमूमन 40 to 50 60% उनकी नॉलेज में अपग्रेडेशन होता है। जिंदगी में रिग्रेट 2 तरीके से होता है। या तो अब हमारी आपकी पीढ़ी जो है वो जो सब कुछ झेल रही है, वो शायद हमको ये जानकारी नहीं थी कि विकास की हमें ये कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हमको शायद जानकारी होती तो हम ये शायद एक बार को रोकने का भी प्रयास करते कि नहीं इतना मत करो, थोड़ा कम करो। जिससे एक्चुअल में क्या है कि मानव ने विकास की डेफिनेशन ही गलत बनाई। उसने केवल और केवल और केवल अपने लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से विकास की डेफिनेशन बनाई कि जहां व्यक्ति सरवाइव करे, जबकि जो विकास होता है वो होना चाहिए जहां प्रकृति, जीव जंतु और मानव तीनों समान रूप से विकास करें। लेकिन आज के समय में ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल और केवल मानव विकास कर रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 125 सालों में हमने इतने पेड़ काट दिए हैं कि जिसमें 3 भारत बसे, 3। इतने इतने पेड़ काटे। आप भारत हमारा वर्ल्ड में नंबर 2 पे है पेड़ काटने में, हमसे ऊपर केवल ब्राजील है। और ब्राजील के पास तो अमेज़न का जंगल है, हमारे पास तो वो भी नहीं है, फिर भी हम सेकंड नंबर पे है काटने में। तो जो युवा पीढ़ी है उनको यही एहसास कराया जाता है कि आप पेड़ लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल पेड़ को जिंदा रहने दो, जो उगा है उसको चलने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। हमने अपने मतलब से डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। आप किसी भी जगह को उठा के देख लीजिए, उसको 6 महीने खाली छोड़ दीजिए, वहीं पे पेड़ उगाएंगे अपने आप। जितने भी जंगल लगे हैं हमारे आपके बड़े बुजुर्ग लगाने नहीं गए थे, वो जहां उगे वो वहीं से उगने शुरू हो गए और वो जंगल में कन्वर्ट हो गए। राइट। तो मानव अगर आदमी अगर चाहे तो इस प्रकृति को डिस्टर्ब करना छोड़ दे बस अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल। अब जितना भी प्रकृति का नुकसान है वो उसके पीछे के 2 कारण। एक तो आवश्यकता, चलिए हमें एक घर चाहिए, वो तो चाहिए बिल्कुल, रहना पड़ेगा, एक घर तो चाहिएगा। लेकिन जो लालच है, मैं एक घर में जब रह सकता हूँ, मेरे पास 6 घर का क्या मतलब। राइट। मेरे घर में अगर 4 सदस्य है तो 4 गाड़ी का क्या मतलब रह गया। राइट। तो ये सब चीजें जब तक हम नहीं सोचेंगे, हमारी अगली पीढ़ी नहीं सोचेगी, जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा। इनकी अहमियत सिखाने के लिए ही हम ये आओ नदियों को जाने, जलवायु परिवर्तन, नेचर कैसे रिएक्ट करती है, ये 10,000 बच्चे हम हर साल कवर करते हैं इसके। ये सारा जिसमें ये सारा उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है सर, या अलग अलग स्टेट्स में भी है फिलहाल? नहीं सर, आपको जान के ताज्जुब हुआ कि अब हमारे इस पैटर्न को कम से कम 4 स्टेट अपना चुके हैं, जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक बात। राजस्थान के कुछ लोग हैं वो अपना चुके हैं, कुछ बिहार के जम्मू जिले से हैं वो अपना चुके हैं, उत्तराखंड में ये चल रहा है। तो 4 स्टेट में अलग अलग तरीके से चल रहा है। हम तो जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। राइट। मैं तो इसमें ये भी कहना चाहूंगा, क्या नाम है संजय जी, कि अगर ये जो संस्थाएं बड़ी बड़ी धार्मिक गुरुओं की, इसमें भी ये काफी करते हैं, लेकिन उस लेवल तक अगर ले जाएं कि आज ये टारगेट बना लें कि भाई साल में 1 करोड़ पेड़
एक संस्था ने लगानी है। अगर हम ये माने कि 10 संस्थाएं इस तरह की हैं बड़ी बड़ी, तो अगर 1-1 करोड़ लगा लें तो 10 करोड़ पेड़ बहुत होते हैं। और इसको देखा देखी लोगों के अंदर भी जोश आ जाएगा। तो अगर ये भी एक सहयोग अपने को मिल जाए, इस तरह की संस्थाओं से भी आपको टच में रहना पड़ेगा। और मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा, अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अपने पर्यावरण मंत्री और कैबिनेट से भी आप लगे हुए हैं कि अगर हम इसमें सभी को कंपलसरी कर दें। जिससे ध्यान हो, मोदी जी ने एक बार वो काम करवाया था कि शौच की व्यवस्था हर एक घर में हो, घर घर में हो, जबकि गांव में पहले ऐसे नहीं थी, हमने देखा अपने गांव में। इसी तरह से हर गांव को दे दिए जाए इतने पेड़ लगाने हैं, इतने पेड़ लगाने हैं, तो शायद कुछ हो। इस पर और चर्चा हम बाद में करेंगे, जिसको कि आप कार्यान्वित कर सकते हैं अपने तरीके से। तो आप कुछ बोल रहे थे सर, प्लीज। आप आपको एक कड़वी हकीकत बता देता हूँ। जिसके पास दिल में प्रकृति पर्यावरण है, उसके पास एसेट्स नहीं है, और जिसके पास एसेट्स हैं उसके उसके आसपास प्रकृति और दिल में पर्यावरण नहीं है उसके। बिल्कुल मैं सही। यहाँ मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अ, नदियों की, गंगा की, यमुना की आरती की जाती है, राइट। और आरती के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया चलता है। अगर आरतियों से नदियां शुद्ध होने लगे तो फिर कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे तो आप खुद समझदार है, आपके दर्शक समझदार हैं। ठीक बात है। वेरी गुड। नदियां तो शुद्ध होंगी उसके पानी से शुद्ध होगी, गंदगी दूर रहने से शुद्ध होगी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह फैक्ट्रीज हैं उनका पानी ना छोड़ा जाए। जिस तरह मैंने देखा था, एक संत थे, कोई नाम मैं भूल गया, वो बुढ़ा नाला है लुधियाना के पास, उसमें मैंने देखा। सिंचेवाल, जी। सिंचेवाल, बलबीर सिंह यस। सिंचेवाल। यस, मैं जब छोटा सा था कभी लुधियाना में, मैंने देखा वहां पे रंग बिरंगी मछलियों को हम ले आते थे अपने जार में, छोटे से में। और आज वहां पे इतनी डाइंग यूनिट्स हैं, और क्या ऊपर नीचे करते हैं कि उस पानी को, बिल्कुल गंदा पानी है और बहुत बुरी हालत है। तो ये चीजें कहाँ जाएंगी अल्टीमेटली? ये हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रही है सबकी। और इस विषय को अगर यंग जनरेशन समझ ले तो शायद एवरीथिंग इज वंडरफुल। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं साहब, मैं 99 में स्विट्जरलैंड में था, कुछ कंपनी के काम से अपनी, करीब करीब 35 दिन के लिए। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली गया। और वहाँ जो नदियों का पानी था, क्या सुंदर था। मैंने कई जगह पी के भी देखा, और उस टाइम हम भी यंग थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इतना साफ सुथरा पानी, आज आरओ से पीते हैं हम, और उस टाइम वो पानी उनका। तो हमारी भी नदियों का पानी, जब हम गंगा मैया का पानी पी लेते हैं, तो इसको साफ करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वेरी गुड। बोलिए सर। जो बलबीर बलबीर सिंह सिंचेवाल जी की आप बात कर रहे हैं, जिस नदी पे उन्होंने काम किया है, ये शायद मानव जाति के लिए एक शर्म की बात ये होगी कि उस नदी में सिख धर्म के पहले गुरु को ज्ञान मिला था। उस नदी में पहले गुरु को? पहले गुरु को उस नदी में जाने से उनको ज्ञान मिला था। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर। और वो धर्म से जुड़ी होने के बावजूद नदी इतनी दूषित है वो। बिल्कुल। तो फिर हम किसको बख्शेंगे? राइट, राइट। ये एक तरफ तो तो हम हमारा, धार्मिक बनते हैं, राइट, ये तो सभी का एक तरफ तो उत्तरदायित्व है साहब। अकेले आदमी अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, सिंपल सी बात है। तो इसी पर आगे बढ़ते हुए सर, हम भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत में क्या अंतर देखते हैं, इसमें मैं एक पॉइंट वो भी जोड़ना चाहूंगा राणा जी, कि जिस तरह से जब धार्मिक कुछ त्योहार आते हैं, हम मूर्तियों को समर्पित करते हैं, मतलब समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर। तो उसमें, उसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले से लोगों में काफी अवेयरनेस आई है, लेकिन उसमें और इसमें और क्या कर सकते हैं जो सभी लोग उसको उस ढंग से अपना सके, प्लीज। देखिए, जो भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत है, उसमें एक सबसे बड़ा अंतर विचारों का अंतर आया है। हम्म। हम अपनी धार्मिक परिपाटियां तो वही पीटते जा रहे हैं, लेकिन हमें उनकी उपयोगिता मालूम नहीं है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको आप ही के आसपास के उदाहरणों से जोड़ देता हूँ, आपके व्यूवर्स भी सुनेंगे। सब घरों में किसी लड़के की शादी में या लड़का पैदा होने की मौके पे
कुआं पूजन किया जाता है। राइट। और वो कुआं पूजन क्यों किया जाता था पहले? क्योंकि वो एकमात्र कुआं उस गांव का आधार होता था जीवन जीने का, राइट। पानी मिलता था। बिल्कुल। तो उस पीढ़ी ने ये शुरुआत की कि भाई जो हमारा सबसे बड़ा देवता है जल देवता, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके बिना पेड़ पौधे नहीं हो सकते, जिसके बिना ऑक्सीजन नहीं हो सकती, क्यों ना हम उसको पूजे, क्योंकि जीवन देता है। अब साहब हमने वो तो पकड़ लिया हुआ पूजन, लेकिन 99.9% की बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आपकी महिलाओं को नहीं मालूम है कि हुआ पूजन क्यों किया जाता है। हम्म। बस उनके मन में फेस्टिवल ये है कि फेस्टिवल मान परिपाटी के है। चलो। राइट। हाँ, परिपाटी है, उसे करेंगे। इसी प्रकार जो मूर्ति विसर्जन था हमारी संस्कृति में, मूर्ति विसर्जन तब था जब हमारी आप भी छोटे से गांव में जब रहे होंगे, करनावल में, आपने भी जोहड़ में से मिट्टी लेके आए होंगे, राइट। घरों और की उस सफाई मिट्टी होती उस थी। घरों की पुताई होती थी, उसी मिट्टी से हम सांझी बनाते थे। राइट। बिल्कुल। और उस सांझी पे हम जो बोया करते थे, और वो जब विसर्जन करते थे वो मछलियों के खाने के काम आता था, राइट। बिल्कुल। वाटर स्पीशीज के। अब क्या है, अब हमारी जेब में आ गए हैं जी बड़े बड़े नोट। राइट। और अब हमें जरूरत नहीं है किसी तालाब की खुदाई करने की, ना जरूरत है हमें किसी नदी में से मिट्टी लाने की। अब तुम बाजार में से जाएंगे, वो अगर 400 की कहेगा, ज्यादा ज्यादा 50 रुपए तुड़वाएंगे और मूर्ति ले आएंगे। बिल्कुल ठीक बात। और वो मूर्ति किसकी बनती है? पेरिस और प्लास्टर की बनती है, केमिकल्स, हैवी केमिकल्स की बनती है। और जब हम उनका विसर्जन करेंगे तो साहब वो जो कुछ रही सही बची हुई है वो भी जाएगी जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। अब हमारे एक मित्र हैं यमुना के ऊपर दिल्ली में, उनको हम यमुना बाबा के नाम से पुकारते हैं। वो बेचारा 20 साल से सवेरे 3 घंटे और शाम को 3 घंटा यमुना घाट की सफाई करता है, बिना किसी निस्वार्थ सेवा से। लेकिन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि वो उसी के सामने आते हैं और वहीं टाल के चले जाते हैं पूरा। ओहो। और वो 20 साल से निरंतर कर रहा है अपना काम। हम्म। तो आप ये बता दीजिए कि ये सो कॉल्ड पढ़ा लिखा समाज कौन सा समाज हो गया फिर ये, राइट। जो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में हम रह रहे हैं, हम अपने आप को पीएचडी और डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या नाम के सामने लिखते हैं। हमें इतनी भी समझ नहीं है कि जी जो जीवन देता है पानी, हम उसको शुद्ध रख लें या हवा को शुद्ध रख लें। बिल्कुल। बिल्कुल। अब एक प्लास्टिक जो है, आप प्लास्टिक की थिकनेस के ऊपर चलते चले जाइए। हम्म। प्लास्टिक को, जो आपकी मोटी थिकनेस की प्लास्टिक है, 450 साल लगते हैं गलने में, ओहो। डिस्ट्रॉय होने में। आपके घर में जो पॉलिथीन आती है, दूध की पन्नी आती है, उसको 35 साल लगेंगे। हम्म। और ये सब पता होते हुए भी हम थैला लेके चलना पसंद नहीं करते। राइट। जबकि पुराने कपड़ों का, उस तरह के कपड़ों का थैला हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सब हमने मुहिम जो है एक बार चालू की आपके है। यहाँ बनाए जाते हैं? हाँ जी। यस, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि टेक्सटाइल में, जिससे मैंने 44 ईयर्स एज ए टेक्सटाइल इंजीनियर काम किया, तो उस टाइम हमने ये कवरिंग पूरी कॉटन की बेल की, जो कवरिंग है 175 केजी की, ये पूरी कपड़े में करते थे। और उससे एक तो कंटेमिनेशन नहीं आता था जूट का, और दूसरा उसको पर्यावरण से तो फायदा मिलना ही था। हम बाल भी ना जाए हमारे गारमेंट्स के अंदर, इस तरह का व्यवहार मतलब वो करते थे। तो वो हमने किया। तो बहुत साल पहले किया है, 2000 में शुरू कर दिया था। लेकिन ये तो हमें करना पड़ेगा, थैले घर से ही लेके जाने पड़ेंगे। बिल्कुल। यस प्लीज। आपके आपके बाबा जी कंधे पे चद्दर रखते होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल रखते थे। और उसी में सारा सामान लेके आते थे, उन्होंने तो कभी पन्नी नहीं मांगी किसी से। यस, उसी में रख लाते थे। सही बात है, उस जमाने की बात। लेकिन यस। लेकिन हम अब हम पढ़ लिख गए ना। अब हमने पैंट पहनना शुरू कर दिया, शर्ट पहनना शुरू कर दिया, तो हमें शर्म आती है थैला ले जाने। अभी भी मैं 4-5 मेरे जो हैं थैले रहते हैं गाड़ी में,
हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो उनको बोलते हैं भैया पॉलीथीन अपने पास रख, हमारा तो डायरेक्ट इसमें डाल दे। तो वी ट्राई टू दैट, और ये हर आदमी अगर कुछ इस तरह से करेगा तो डेफिनेटली हम बेटर कर पाएंगे। ठीक बात है सर। और बोलिए तो सब। यही यही प्राचीन भारत और यही प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का डिफरेंस है, इसी से आप समझ जाएंगे। राइट। तो सब ये जो आप अभी शिक्षा दे रहे हैं नदियों के संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, इस पहल का लोगों पर, स्टूडेंट्स पर, 1 लाख से ज्यादा युवाओं के साथ आपने संवाद किया है, कितना असर नजर आ रहा है उसमें, और कितनी जल्दी हम सोच रहे हैं कि ये और बेटर हो जाएगा? क्योंकि अगर उन स्टूडेंट्स ने कर दिया तो उनकी आने वाली जनरेशन, उनके बच्चों को भी ये चीज ऑटोमेटिकली आप एक गिफ्ट में देंगे कि भाई वो सोच आपने उसको गिफ्ट में दे दी। देखिए, चेंज जो शब्द है वो समाज में एकदम से नहीं आता। राइट। बिगाड़ तो बहुत जल्दी आता है, राइट। लेकिन चेंज के लिए पीढ़ियां लग जाती हैं। अब हम पिछले 17 वर्षों से इसमें लगे हुए हैं इस काम में। 17 वर्षों में हमने जो चेंज अपने आप में जो इस एरिया में हमने महसूस किया है, क्योंकि जो गंगा यमुना के दोआब का ये क्षेत्र है जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, हर चीज से ये भरपूर एरिया है। यहाँ पे डिसिप्लिन शुरू हुआ है बनना। वेरी गुड। हम अगर 8 बजे का समय देते हैं तो 8 बजे स्कूल तैयार मिलता है बहुत अच्छी बात है, वेरी कि गुड। आज कुछ होगा। दूसरी बात, हमने जो महसूस किया है वो ये किया है कि जो अब नेक्स्ट पीढ़ी जो बनेगी, जो बच्चे हैं अभी, उन्होंने घर में कहना शुरू किया कि नहीं, हम पॉलिथीन भी थैला लेके चलना शुरू करो। वो 100% तो चेंज नहीं होता, 5-7-10% स्लाइटली मूव होता है, लेकिन एक चीजों में दिमाग में आना शुरू हुआ है, सुनना शुरू किया उन लोगों ने कि हाँ, ये भी एक समस्या है। बहुत बढ़िया सर। तो ठीक। अभी 17 साल लगे हैं, अभी और लंबा समय लगेगा एक बड़ा चेंज देखने के लिए तो। लेकिन इसमें जो सहयोग है वो हम बड़ों का भी सहयोग होता है। बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर वो घर पे जाके कहता है कि नहीं पापा, या नहीं पापा जी आज मैं सुन के आया हूँ, तो फट कहते हैं तू कल का बच्चा हमें अकल सिखाएगा क्या। राइट। बिल्कुल, वहीं ब्लॉक कर देते हैं उसको। वहीं ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है ये ग्रामीण अंचल में। हम्म। ठीक है। तो ये इस तरह से ये काफी अच्छा है, और आज से मैं बता दूं सारे अपने, आपको भी विश्वास दिलाता हूं और अपने व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एज ए मोटिवेशनल कोच, लाइफ कोच, मैं लोगों की 5 समस्याओं को दूर करता हूं। नंबर 1, एडिक्शन फ्री लाइफ। नंबर 2, हेल्दी लाइफ। नंबर 3, कि आप किसी से कम नहीं हैं। नंबर 4, आप अपने पति पत्नी के संबंधों को बहुत बढ़िया रखें। और नंबर 5, इस दुनिया में रहते हुए ईश्वर का नाम लें, उसकी अर्चना पूजा करें, आपके सारे काम सही होंगे। लेकिन आज से संजय जी, मैं छठा काम, छठी, मतलब जो मैं कहता था ये पेन पॉइंट है लोगों के, इसके अंदर छठा पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, और वो है कि हम पर्यावरण में, मैं भी आपका साथ दूंगा जितना भी हो सकेगा लोगों को एजुकेट करने का, कि क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं। अभी तक मैंने शायद 2 एक लेक्चर किए हैं पिछले 195 दिन में। आज मेरा 197वां एपिसोड था मॉर्निंग में, जो मैं हर रोज लाइव करता हूँ 5:45 AM पर, आधे घंटे के लिए, टोटली फ्री है। दोस्तों आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक, सभी कुछ भी बातचीत करने के लिए संजय जी के भी लिंक रहेंगे, रिप्लाई आपको साथ के साथ देंगे। लेकिन अब पर्यावरण का कम से कम हफ्ते में एक चैप्टर मैं जरूर रखूंगा, और मैं आमंत्रित करूंगा आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो क्या नाम फेसबुक हो। हम इसमें साथ ज्वाइंट मिशन करेंगे, करीब करीब आधे आधे घंटे के प्रोग्राम करेंगे, जैसे भी टाइम मिलेगा आपको और मुझे, और इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने में काम करेंगे। इसी तरह जो बच्चे जहाँ स्कूलों में आप जाते हैं, जब आप पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं भी जुड़ने की कोशिश करूंगा कहीं कहीं आपके साथ, उनको मोटिवेशन के साथ साथ पर्यावरण की, दोनों की जब बढ़ाएंगे, तो वो जो इकट्ठा बनेगा, एक उनकी जीवन की शैली को बदलेगा। ऐसा प्रयास मैं भी अपनी तरफ से एज ए लाइफ कोच जो कर सकता हूँ, आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना, क्योंकि ये मुहिम जो जुड़ेगी, ये सिर्फ संजय जी की नहीं है, ये सिर्फ हमारे देश की नहीं है, सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये हम सभी का है। आज 145 करोड़ लोग में से कुछ बच्चों को निकाल दो 4-5 साल से नीचे के, अगर हम 135 करोड़ लोग
135 करोड़ भी पेड़ लगा दें, क्या दुनिया ना बदल जाए? क्या चाहिए अपने को? तो बहुत अच्छी चीज है। और प्लास्टिक के बारे में आपने सब बता ही दिया। काफी गायों को, पशुओं को हमने देखा है, लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन में लेकर जाते हैं, पॉलीथीन समेत छोड़ देते हैं। आज जानवर, पशु तो ये सोचेगा नहीं कि भाई इसको कैसे छांटना है, हमें उनके हाथ में दें या उनके सामने रखें, और पॉलीथीन को वापस ले लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अब मैं संजय जी के साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चन, क्योंकि समय काफी हो चुका है, रैपिड फायर क्वेश्चन, एक एक वर्ड या एक एक सेंटेंस के होंगे, 5-7 क्वेश्चंस पूछूंगा। और आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, यू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछें। कमेंट्स में ऐसा लग जाए कि संजय जी को और हमें दिन में 2-2 घंटे लगाने पड़े इस पॉडकास्ट का, मतलब तब हम समझेंगे कि आपने इसको अपने दिमाग के अंदर शिरोधार्य कर लिया है। दोस्तों, अब इस रैपिड फायर क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर्यावरण से जुड़ा सबसे पसंदीदा शब्द क्या है आपका संजय जी? जीवन। क्या बात है, वंडरफुल, ग्रेट। जीवन के बिना कुछ भी नहीं, यूनिकॉर्न माइंडसेट के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों, 5 तत्वों के बिना कुछ भी नहीं। उनकी रखवाली करना, हमें उसका पहरेदार बनना पड़ेगा, हमें उसका सिक्योरिटी का इंचार्ज बनना पड़ेगा हर एक को। तो नेक्स्ट पॉइंट, आपके जीवन की सबसे प्रेरणादायक पुस्तक क्या रही है? प्रकृति की कहानी मेरी जुबान। जो प्रकृति बोलती है वो हम लोग उसको जुबान की भाषा, जुबान दे के उस ये एहसास कराना चाहते हैं समाज से कि अगर इसके पास मानवीय जुबान होती तो वो क्या बनती। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर। ये ये 55 आपके दर्शकों को बता दे। वैसे मार्केट में तो हमने ये अभी तक लॉन्च नहीं की, लेकिन ये 55 लेखों की एक संग्रह है कि अगर समुद्र के पास भाषा होती तो वो क्या शिकायत करता व्यक्ति से, अगर पहाड़ों के पास भाषा होती तो वो क्या शिकायत करता आप लोगों से। इसके ऊपर, इसके आधारित ये पूरी किताब है। वेरी गुड सर। इसकी अगर सॉफ्ट कॉपी हो तो वो भी देख लेंगे, अगर सॉफ्ट कॉपी हो तो उसका लिंक डाल देंगे। सॉफ्ट कॉपी हम हर एक को दे सकते हैं, जो भी कुछ कोई ठीक कॉस्ट। है, वो है ठीक, सॉफ्ट कॉपी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो इसके बाद में आ, एक व्यक्ति जो आपको पर्यावरण के लिए प्रेरणा देता है, वो कौन? मैंने पहले बताया कि बेटी। वंडरफुल, योर डॉटर। सो क्लैपिंग फॉर दैट लिटिल एंजल। बहुत अच्छा, उसने आपके जीवन को ही बदल दिया है, और उस जीवन से देखिए पता नहीं कितनों का जीवन वीरेंद्र जी, अच्छा होने वाला है। यस प्लीज प्लीज। वीरेंद्र जी, नारी और पंचतत्व ये सब समाहित है, मतलब पंचतत्व ये सभी नारी में समाहित है। नारी भी जीवन देती है और पंचतत्व भी जीवन देते हैं। बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल बिल्कुल पूजनीय है नारी जाति हमारे लिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए, प्लास्टिक या धातु, किससे ज्यादा खतरा है? खतरा तो आज की तारीख में प्लास्टिक से ज्यादा है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आपने प्लास्टिक को आज से छोड़ने की कोशिश करिए और पूरा जोर लगाइए। अगर आज 100% यूज करते हैं, 50% पे आइए, धीरे धीरे कम करते जाइए और लोगों को अवेयर करते जाइए। उसके बाद में संजय जी, आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है और क्यों? पेड़ कोई बुरा नहीं है, सब पेड़, इस प्रकृति में जितने भी प्रकृति है, पेड़ है, वो सब कुछ ना कुछ देते हैं कि केवल आदमी को छोड़। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही थी, एक बड़ा क्वेश्चन सा है, लेकिन मेरे दिमाग में आया है एकदम, तो मैं पूछ रहा हूँ। जिस तरह से अपने जितने भी हवाई जहाज चलते हैं, हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, क्या इनसे हम जंगलों की ओर कुछ ऐसे बीज डालें जहां पेड़ ऑटोमेटिकली भी कुछ उड़ जाएं? क्योंकि मैंने ऐसा फूलों के लिए चाइना में किसी से सुना था कि वो करते हैं, और उनकी पहाड़ियों पर कलरफुल पेड़ होते हैं, मतलब ये फूल होते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे पेड़ कुछ लग जाएं जामुन के एरिए, वो जंगलों में जितने भी पेड़ हैं, तो शायद इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। हालांकि वो बीज कितना दबेगा नीचे, वो डिपेंड करता है, लेकिन जब उड़ ही रहे हैं तो उसी में से कोई अगर कुछ ऐसा जुगाड़ हो सकता है तो सोचना ही चाहिए। वीरेंद्र जी, ये प्रकृति की अपनी नेचर है, राइट। अपना एक टेम्परेचर है। आपको किसी बीज को पखेरने की जरूरत नहीं है। वहां जिस भी सिनेरियो में जो पौधा उगता है उसका बीज स्वतः आ जाता है।
केवल उसको डिस्ट्रॉय करना छोड़ दे यार। वेरी राइट, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे, बिल्कुल साहब। शहर की भीड़ या गांव की शांति? गांव की शान। क्या बात है, आज तक बरकरार है। अगर अगर आज से आप एक बदलाव देश में कर सकें तो वो क्या होगा? जो प्रकृति का धंधा करते हैं उनको सबसे ज्यादा पनिश किया जा सकता किया जाए। वेरी गुड। धंधा शब्द बहुत बुरा शब्द है ये। हाँ हाँ, नहीं समझ गया, इसको समझदार बुद्धिजीवी लोग समझकर इस पर एक्शन लेंगे, ऐसा मैं जब मान के चलता हूँ सब। उसके बाद में जल या वायु, किसका संकट ज्यादा गंभीर है? दोनों का, सांसों पे भी संकट है और पानी पे भी संकट है, धरती पे भी हमने संकट है, देखा पंच तत्वों पे संकट है। बिल्कुल सही है। छात्रों के साथ काम करना या वयस्कों के साथ को समझाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या है? चुनौतीपूर्ण, जिसका पेट भरा हुआ है उसको समझाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण। इसका मतलब वयस्कों को वेरी गुड। ठीक है, इशारे इशारे में आप सब कुछ कह गए। अगर आपको एक पोस्टर पर पर्यावरण पर स्लोगन लिखना हो तो वो क्या होगा? प्रकृति ही जीवन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी डेली रूटीन में एक इको फ्रेंडली आदत क्या है? पिछले 6 वर्षों से सिंगल यूज प्लास्टिक जीवन से खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया सर, फैंटास्टिक। अगर किसी शादी में सिंगल यूज प्लास्टिक यूज होती है, मैं खाना नहीं खाता, वहां से चला आता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और पर्यावरण, एक शब्द में पर्यावरण क्या है आपके लिए? अ, जीवन है। मेरी मुक्ति है, मुक्ति है। सबके लिए ये सब आपने इसको अपने ऊपर लिया है, बहुत बड़ी बात है। बाकी नहीं, आपने मेरा आपने मेरा पूछा तो मैं तो अपनी यस यस, बताऊं। वेरी राइट, आपसे ही चल रहे हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपके पास पर्यावरण के लिए कोई सुपर पावर हो, आपको मतलब सुपर पावर दे दी जाए उसके द्वारा, तो आप क्या करना चाहेंगे? इन पंच तत्वों को मानवीय जुबान दे के इस आदमी की औकात बताना ज्यादा पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, कैसा रहा हमारा ये सेशन? आपके कमेंट्स चाहिए इसमें। अच्छा हो या बुरा हो, हमने तो कर दिया है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जिंदगी के लिए, इंसानियत के लिए आज तक का मेरे सारे एपिसोड में सबसे बेस्ट एपिसोड है। और ये सिर्फ देखना मात्र नहीं है, इसको अपने जीवन में आप लोगों ने प्रयोग करना है। और ये संजय जी ने अपनी सर्विस को छोड़ने के बाद इसके अंदर छलांग लगाई है, और ये जानते हुए कि वो अकेले हैं, तो उन्होंने अपनी एक एक लोगों को जोड़कर एक माला बनानी शुरू की है। लेट अस ऑल सपोर्ट हिम, क्योंकि इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकते। यस प्लीज। नहीं, अकेला बिल्कुल नहीं वीरेंद्र जी। आपको जान के अच्छा लगेगा, आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा कि एक बच्चों की एक ऐसी टीम है जिसने 5,000 पेड़, देवेंद्र जी आपके गांव के ही हैं, देवेंद्र फोगाट, उनके नेतृत्व में 5,000 पेड़ खड़े कर दिए हैं स्कूलों में और स्कूलों में और मुक्ति धामों में। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, और इस तो अकेला बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, ठीक है, मतलब एक दिमाग में आपके आइडिया है, आप चले। हमने भी उम्र निकाली है, लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि मैं पिछले करीब करीब 15 साल से 5 पेड़ मैं, 5 पेड़ मेरी वाइफ, 5 पेड़ बेटा, तो इस तरह से हमारे 15 पेड़ बेटी, मतलब 20 पेड़, 25 पेड़, अब तो और कुनबा बढ़ता जा रहा है। तो सारे कर रहे हैं अपनी अपनी सोसाइटी में। और जहां मैं अभी बैठा हूँ उस सोसाइटी के अंदर हरियाली ही हरियाली है। टेम्परेचर 24 डिग्री है इस टाइम बेंगलोर में। तो मैं बताना चाहूंगा कि जितने हम ये ले आएंगे उतना बेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इस अभियान में हम भी आपके साथ जुटेंगे, क्योंकि पर्यावरण सबके लिए जरूरी है, और सबने कोरोना काल में उस चीज को देखा है। उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अब एक लास्ट टिप ऑफ द डे, लास्ट क्या कहना चाहिए, एक असली जुगाड़, देसी जुगाड़, आप सभी हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे पर्यावरण के हिसाब से? आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा
कि हमने रात की जो रात की का अंधेरा है वो हमने 10% खो दिया है इस लाइट के चक्कर में। और इस लाइट की वजह से जितनी भी स्पीशीज हैं एक आदमी को छोड़ के सब परेशान हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से उन सब से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी तो सोचे, लेकिन जो स्पीशीज आपके लिए 24 घंटे काम करती है, सारे दिन काम करती है, एक छोटी सी चिड़िया आपके हार्मफुल कीट पतंगों को पकड़ के खाती है जिससे आदमी स्वस्थ रहे, उसको जब रात को सोने का नंबर आता है तो हम हेलोजन लाइट जला के उसको परेशान कर देते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम जो गड़बड़ाता जा रहा है। तो आप लोगों से, सभी से निवेदन है कि प्लीज अपनी आवश्यकता अनुसार डिम लाइट का इस्तेमाल करें जिससे इस प्रकृति को भी नुकसान ना हो और आपको भी असुविधा ना हो। राइट, ये जो एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट अगर ज्यादा वाट की हो तो उससे भी नुकसान है क्या, हेलोजन की बजाय? देखिए देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आप अगर किसी शादी में जाते हैं और वहां आपके पास कपड़ा या कुछ नहीं होता तो आप कोई हेलोजन लाइट ढूंढते हैं जिसके पास खड़ा होकर आप अपनी सर्दी को भगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब जब वो हमारी सर्दी को भगा सकती है, हमारी सर्दी को दूर कर सकती है, तो क्या इस धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही होगी? राइट, डेफिनेटली। तो तो हार्मफुल तो जो भी इंसान ने बनाया है वो प्रकृति के अगेंस्ट है सब कुछ। लेकिन मैं इतना भी विरोधी नहीं हूँ, प्रकृति के पक्ष में इतना भी नहीं हूँ कि हम अपने आप को असुविधा में डालें। अगर आप रात को सो रहे हैं तो आप अपने जो आपकी घर की लाइट है वो बंद की जा सकती है, आराम से उसको बंद कर दीजिए। टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा और आपका बिजली का बिल भी कम रहेगा और आपके पार्क में भी जो पेड़ पौधे हैं उनको भी शांति मिलेगी उनसे। वेरी राइट सर। तो बहुत अच्छा रहा सर आपके साथ ये संवाद, ये पॉडकास्ट। आपका स्वागत है एक बार मेरे दर्शकों की ओर से, मेरे चैनल की ओर से। और हम समय समय पर करते रहेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा है कि कई चीज़ों में हम साथ जुड़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत समय निकालने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और हम अपने देश को बहुत बढ़िया लेकर जाएं इन सभी मिशन के साथ, ऐसी मैं ईश्वर से कामना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू। धन्यवाद। And for 1 minute at least. Come on. Yes. Wonderful. So, my dear friends, I have come from Chandigarh just to meet you all. Thank you. My lecture is over. So, now what I want to tell, I am Unicorn CEO